हेलो एस्पायरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के न्यूज़ टुडे की इस अंक में हम 26 सितंबर की जो भी हमारी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम किन महत्वपूर्ण सुर्खियों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी 6 न्यूज़ महत्वपूर्ण है। पहला न्यूज़ है हमारा मत्स्य सब्सिडी पर WTO का एक समझौता हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा है वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन, एक रिपोर्ट आई है या लेखांकन का एक समरी आया है, उसके बारे में बात करेंगे। भारत का डुगोंग संरक्षण रिजर्व है, उसके बारे में IUCN ने कुछ कमेंट किया है या फिर उसका प्रस्ताव पारित किया है, उसके बारे में बात करेंगे। चौथी खबर होगी राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल शुरू की गई है कि भारत में जो जल है उसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके, इसके बारे में उसकी बात करेंगे। पांचवी खबर होगी भारत में परमाणु ऊर्जा की जो क्षमता है उसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका उद्घाटन किया है, तो उससे संबंधित ये न्यूज है। पांचवी न्यूज होगी हमारी चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। भारत में जो बच्चे हैं उनके बारे में कुछ तथ्य आए, उनके बारे में बात करेंगे कि जन्म दर कितनी है या फिर मृत्यु दर कितनी है ना, इस प्रकार की चीजें। कुछ संक्षिप्त सुर्खियां भी रहेंगी हमारे इसके साथ साथ में, जैसे कि अनुच्छेद 304 पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है, उसके बारे में बात करेंगे। अटल इनोवेशन मिशन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में RBI ने कुछ दिशा निर्देश जारी करे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 2G इथेनॉल जो है उसके एक्सपोर्ट की बात करी जा रही है, वो चर्चा करेंगे। अग्नि प्राइम मिसाइल है, इसको हाल ही में एक रेलवे के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। और आखिरी न्यूज होगी हमारी ड्रोन वॉल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर से। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है भारत का डुगोंग संरक्षण रिजर्व। ये डुगोंग है, एक पहले इसका चित्र देख लीजिए क्या है ये, है ना। उसके बारे में न्यूज के बाद बात करते हैं न्यूज की। तो देखिए क्या है, हाल ही में IUCN की एक बैठक हुई और उसका नाम था IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025। तो उस अवसर पर भारत का जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है उसको एक तो मान्यता प्रदान की गई, साथ साथ में IUCN ने कमेंट किया, ये बोला कि भारत ने जो डुगोंग संरक्षण क्षेत्र रिजर्व जो बनाया है, इस तरह के प्रयास हिंद महासागर के क्षेत्र या फिर इसी प्रकार के अन्य पर्यावास जो है और महासागरों में वहां भी ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि जो डुगोंग है उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके। ये करंट घटना है। तो हम इस न्यूज में देखते हैं कि डुगोंग वास्तव में होता क्या है और इसका संरक्षण रिजर्व वो कहां स्थापित किया गया। तो अगर इसकी बात करें डुगोंग संरक्षण रिजर्व की, तो देखिए ये जो है तमिलनाडु सरकार ने 2022 में इसकी स्थापना करी थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के। भारत में जो भी वन्य जीव का जो भी प्रोटेक्शन होता है, इसमें अनुसूचियां दी गई है, उसके आधार पर किया जाता है। और अगर कोई संरक्षित क्षेत्र स्थापित करना है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके तहत इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अब ये स्थित कहाँ है, तो स्थित है ये पाक खाड़ी। अब पाक खाड़ी कहाँ है, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के पास में होगी। पाक खाड़ी है हमारे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जगह है, यहां पर है पाक खाड़ी। मतलब भारत का जो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व इलाके में पाक खाड़ी स्थित है। कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उत्तरी हिस्से में लगभग 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये संरक्षित क्षेत्र फैला हुआ है ताकि ये जो प्रजाति है डुगोंग, इसका संरक्षण किया जा सके। अगली बात करते हैं क्या है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है पूरा पाक खाड़ी का, यहां पर समुद्री घास जो है वो बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। अब समुद्री घास अवेलेबल है तो इससे डुगोंग को क्या रिलेशन बैठता है। देखिए जो डुगोंग है इसका मुख्य खाद्यान्न जो है वो समुद्री घास ही है। इसके कारण से अगर वहां पे समुद्री घास है उस इलाके में पाक खाड़ी में, तो वहां पर डुगोंग अवेलेबल है। तो किसी कारण से अगर उसको हानि हो रही है, उसके पर्यावास का नुकसान हो रहा है या फिर उसका इलीगल तरीके से एक व्यापार हो रहा है या फिर मारे जा रहे हैं उनको, तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये स्थापित किया गया है क्या, डुगोंग संरक्षण रिजर्व। कहां पर, पाक बे में, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु और आपके श्रीलंका के बीच में। अब हेक्टेयर सेट छोड़ दीजिए, इतना काम का नहीं होगा वो। अब जो समुद्री घास है क्या केवल वो डुगोंग के ही काम आती है, ऐसा नहीं। देखिए समुद्री घास जो है वो समुद्र की जो अन्य प्रजातियां हैं उनके लिए भी पोषक का रूप में कार्य करती है, जिससे पारिस्थितिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण है। साथ साथ में समुद्री घास जो है
वो कार्बन सिक्विस्ट्रेशन यानी कि कार्बन प्रच्छादन में भी सहयोग करती है। तो कार्बन प्रच्छादन क्या होता है? देखिए, अगर वायुमंडल में CO2, हमें जैसे पता है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग में काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रही है और अलग अलग माध्यमों से CO2 का उत्सर्जन हो रहा है। तो कार्बन को सिक्विट करना मतलब कार्बन को संरक्षित करना या फिर उसको सोखना एक तरह से काम करती है समुद्री घास। तो समुद्री घास डुगोंग के लिए जरूरी है, साथ साथ में अन्य प्रजातियां जो समुद्र में उनके लिए जरूरी है, साथ साथ में कार्बन सिक्विस्ट्रेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्या? समुद्री घास। तो ये आपने देखा। तो अभी 3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है और ये जो न्यूज है मेनली प्रीलिम्स के लिए, मेंस में इसका कोई खास न्यूज नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए एनवायरनमेंट में ये काम आएगी। तमिलनाडु में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्थापित किया गया है, समुद्री घास और एरिया में बहुत ज्यादा अवेलेबल है और पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं और इसमें क्या है। अब देखिए, ये जो डुगोंग है इसको बोला था सी काउ, सी काउ इसको बोला था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? देखिए, एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है। एकमात्र, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। समुद्री है, समुद्र में रहता है। शाकाहारी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैंने आपको बताया समुद्री घास के ऊपर डिपेंड करता है, तो शाकाहारी। और स्तनधारी, स्तनधारी मतलब जो अपनी बच्चे होते हैं, जैसे डुगोंग के बच्चे होते हैं तो उनकी माता के स्तन होते हैं और वहां से वो दूध वगैरह या पोषक तत्व जो भी होते हैं वो लेते हैं। तो स्तनधारी है और पूरी तरह से समुद्री घास पर निर्भर। इसका जो मुख्य खाद्यान्न है वो समुद्री घास है। तो डुगोंग के बारे में एक बात पता लगी कि ये शाकाहारी है, एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है। ये महत्वपूर्ण न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा कहां अवेलेबल है भारत में? देखिए, जहां इसका पहला संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है पाक खाड़ी में, ये वहीं अवेलेबल होगा, कोई इसमें ऐसी अलग बात नहीं है। और कहां अवेलेबल है? तो देखिए, पाक खाड़ी के पास मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, जैसे ये श्रीलंका है तो यहाँ पाक खाड़ी है, तो ये पूरी मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी में भी है, कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में, वहां पे भी कुछ मात्रा में अवेलेबल है। संख्या कितनी है इनकी? तो लगभग लगभग ऐसा माना जाता है कि 200 के आसपास इनकी आबादी है। तो इनको संरक्षित करना आवश्यक है क्योंकि आबादी इनकी काफी ज्यादा कम है। और समुद्र में अगर कोई भी जीव है, फ्लोरा या फोना है, जो भी है, तो वो समुद्री खाद्य श्रृंखला के लिए साथ साथ में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उन दोनों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो हर समुद्री जीव का या हर समुद्री पेड़ पौधे जो भी हो गए, उसका संरक्षण आवश्यक है। तो भारत डुगोंग के संरक्षण का प्रयास कर रहा है, जिसको सी काउ भी बोला जाता है। अब ये खतरा किससे? इसको खतरा क्या? अब जहां पे ये अवेलेबल है वहां जो इसका पर्यावास है, वहां पे इलीगल तरीके से चीजें हो रही हैं, तो इसके पर्यावास का विखंडन हो रहा है। जहां ये लोग रहते हैं वहां भी मानव पहुंच गया अलग अलग प्रकार के तरीकों से, तो पर्यावास का नष्ट हो रहा है। शिकार इनका बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो शिकार की वजह से नष्ट हो जाते हैं। या फिर मछली पकड़ने के लिए अगर जाल डाला जाता है तो बहुत सी बार ये उसमें फंस जाते हैं, तो एक अनजाने में कभी कभी इनको पकड़ लिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है फिर ना। अब IUCN की जो लिस्ट की बात करें तो IUCN की कौन से लिस्ट में है ये? वनरेबल। IUCN ने इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड या डेंजर नहीं बोला गया, इनकी संख्या के आधार पर ये बोल सकते हैं कि हाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड होना चाहिए, बट ये वनरेबल है। परंतु भारत ने अपना जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके तहत इसको हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है, यानी कि अनुसूची 1 में डाला गया है। इस एक्ट के तहत बहुत सारी अनुसूचियां 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो अनुसूची 1 में अगर कोई प्रजाति है तो वो हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन उसको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज हमने पढ़ी सी काउ के बारे में। अब यूपीएससी ने सी काउ के महत्व को समझते हुए 2015 में ये सवाल पूछ लिया था। सवाल क्या था? भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा है, यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है। तीसरा है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन संरक्षित प्रदान किया गया है। तो देखिए, उस टाइम जब ये क्वेश्चन आया था सी काउ के बारे में, तो सी काउ बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं था। तो इसको हल करने का कुछ तरीका ऐसे निकाला गया था उस टाइम पे कि जैसे कि इंग्लिश में इसका जो टर्म दी हुई थी, इसका ट्रांसलेशन में सी काउ दिया हुआ था, सी काउ। तो बहुत लोगों ने ऐसे दिमाग लगाया कि काउ मतलब, काउ तो शाकाहारी होती है ना, गाय शाकाहारी होती है, तो ये सी काउ है तो ये भी शाकाहारी होगी। तो ये बोला कि हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट शाकाहारी बोल रहा है, तो ये सच हो सकता है। तो इस प्रकार से उन लोगों ने क्या किया, जिन्होंने भी सवाल सोल्व किया उस टाइम पे, ये 2 स्टेटमेंट काट दिए। ठीक है,
2 स्टेटमेंट काटे तो अब 2 बचे। अब 2 के आधार पर फिर आपको जो ठीक लग रहा है लगा सकते हैं, और जिसको ये पता होगा उसे तो फिर सही आंसर लगाया होगा। तो आप लोग अब इसको तय कीजिए कि इसका सही आंसर वास्तव में क्या होगा। ये यूपीएससी इसके बारे में सवाल पूछ चुकी है, ठीक है। तो हमने ये सीकाओ के बारे में न्यूज समझी, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगली हमारी न्यूज है राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल। देखिए क्या है, अभी वैश्विक स्तर पर देखा जाए और भारत में भी अगर देखा जाए तो जल की समस्या पैदा हो रही है धीरे धीरे। अभी बहुत सारी सिटीज में आप देखेंगे जब गर्मी के टाइम आता है तो वहां पे जल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, या फिर ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर भी अभी तक टैप्ड वाटर नहीं पहुंच पाया है। तो जल की कमी है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, ऐसा समझ में आता है। तो सरकार ने एक पहल शुरू करी। सरकार ने ये बोला कि जो मनरेगा चल रहा है, मनरेगा के तहत हम लोग काफी सारे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम करवाते हैं, चेक डैम बनवाते हैं, तालाब बनवाते हैं। तो क्यों ना मनरेगा का बेहतर उपयोग करके जल संरक्षण किया जाए या फिर राष्ट्रीय जल सुरक्षा को प्राप्त कर लिया जाए। तो सरकार ने फिर यही सोचा कि एक काम करते हैं कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो चल रहा है 2005, उसकी एक धारा है 29, उसकी एक सब क्लोज है 1, उसमें ये बोला कि उसमें संशोधन करते हैं और ये बोलते हैं कि अब मनरेगा के तहत इस कैटेगरी तो आगे डिसाइड करी गई है, परंतु ये बोला गया कि अब मनरेगा के तहत हम मेनली जो काम करने जा रहे हैं कुछ एरियाज में जहां पे वाटर का स्कार्सिटी होगा या फिर वहां पे वाटर टेबल जो है वो बहुत ज्यादा नीचे है, तो उस एरिया में हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे वाटर संरक्षण के लिए ज्यादा काम करेंगे मनरेगा के तहत, ठीक है। तो ये बात न्यूज में निकल के आई है। अब आगे देखते हैं कि वास्तव में राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल क्या है और इसके क्या लाभ होंगे क्या नहीं होंगे। तो मनरेगा के तहत एक आंकड़ा दिया हुआ कि लगभग 1.2 करोड़ से अधिक जल संरक्षण परिसंपत्तियां जैसे कि खेत में तालाब, चेक डैम, सामुदायिक तालाब ये बनाए जा चुके हैं अभी तक। तो अब इस पर और एम्फेसिस किया जाएगा आने वाले टाइम। मनरेगा के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, इसके यूपीएससी ने बहुत पुराने टाइम पे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012-13 में। मनरेगा के बारे में ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार का कोई वयस्क इंसान जो है जो कि अकुशल श्रम करने के लिए तैयार है, उसको 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार सरकार के द्वारा प्रदान किया था। गारंटीकृत मतलब लीगली बाइंडिंग बनाया गया कि उसको रोजगार मिलना ही चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार क्या करेगी, उसको फिर रोजगार भत्ता देगी। 15 दिन के अंदर इसमें लिमिट बनाएगी। 15 दिन में अगर रोजगार नहीं मिला है तो सरकार के द्वारा उसको फिर रोजगार भत्ता देना पड़ेगा। बाकी इसके क्लोज काफी ज्यादा है, कभी अगर मनरेगा के बारे में पूरा डिस्कशन आएगा तो वो कभी करेंगे। अभी महत्वपूर्ण न्यूज है हमारी राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इस पहल की विशेषताएं क्या है, देखिए हमें जो भूजल स्तर है उसको बढ़ाना है। मतलब इसका उद्देश्य है कि जो वाटर टेबल हमारा नीचे जा चुका है, मेनली हमारे पंजाब के क्षेत्र दिखते हैं, पश्चिमी यूपी के देखते हैं, हरियाणा के देखते हैं, इन क्षेत्रों में वाटर टेबल नीचे है। और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा है जहां पर वाटर टेबल काफी नीचे जा चुका है क्योंकि ट्यूबवेल से पानी खींच 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 के वो वाटर टेबल नीचे चला गया है। तो हमें भूजल स्तर को वापस से बढ़ाना है। साथ साथ में जो नदियां हैं उनका कायाकल्प करना। अगर नदियों का एनक्रोचमेंट हो रहा है या फिर उसका जो बहाव मार्ग है उसमें कुछ भी ऐसा अड़चन आ रहा है तो उसको ठीक करना है, ताकि क्या हो सके कि नदियां भी एक महत्वपूर्ण साधन होती है कि भूजल स्तर को बढ़ा सकती है। नदियों में पानी आएगा, अगर वो रिस्क के नीचे जाएगा तो भूजल स्तर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर भूजल नदियों के जो तल है अगर उस पर सिल्टिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा गाद जमा हो जाती है, तो फिर वो पानी नीचे नहीं रिस पाता है। तो नदियों का भी कायाकल्प करना है। साथ साथ में जो जल प्रबंधन है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम सारे जल का उपयोग कर लें, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली चीजों के लिए वो बचे ही ना जल। तो हमें सस्टेनेबल जल प्रबंधन करना है, नहीं संधारणीय करना है। तो अब कैसे इस कोष का आवंटन होगा वो बताया गया कि किस किस ब्लॉक में जिस हिसाब से वाटर टेबल नीचे होगा उसके हिसाब से जो मनरेगा के तहत पैसे आएगा वो आवंटित करेंगे। एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, देखते क्या। अगर ऐसा एरिया है जहां पे अति जल संकट से ग्रसित है और क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं जिनमें कि 90 से 100% जो जल है उस निकाल लिया गया ऐसे वाटर टेबल के वहां से, तो वहां पर मनरेगा का जो खर्च होगा उसमें से लगभग 65% पैसा जो है वो किसके लिए जाएगा, जल के लिए। चेक डैम बनाना, तालाब बनाना या फिर खेतों में इस छोटे छोटे तालाब बनाना। अब इसका है क्या है, एक चलो मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि ये एरिया ए है, इस एरिया में 90 से 100% वाटर टेबल नीचे जा चुका है, ब्लॉक्स नीचे जा चुका है। तो अब इस एरिया में मान लीजिए 100 रुपया मनरेगा के तहत आता है।
100 रुपये मनरेगा की तरह था। तो ये बोला गया है कि जो 65 रुपया है वो केवल और केवल जल से संबंधित कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा, बाकी 35% किसी और चीज के लिए खर्च कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स जिनमें की 70 से 19% पानी निष्कर्षित किया जा चुका है, तो वहां पे बोला कि 40% फंड हम इसमें लगाएंगे। मतलब समझिए आप, 100 में से अब 40% पैसा लगेगा। मतलब कैटेगरी डिसाइड करी हुई है कि ऐसा नहीं हो कि एक एरिया है जिसमें वाटर टेबल पहले से ऊपर है और फिर भी आप उसमें जल संरक्षण के काम किए जा रहे हो, और जो जहां पे ऑलरेडी पानी निकाला जा चुका है वहां किए नहीं जा रहे हो। तो ये सब डिसाइड किया गया कि जहां पर ज्यादा जरूरत है उस जगह ज्यादा फंड खर्च किया जाएगा। अगला क्या है, सुरक्षित ब्लॉक जिसको बोला जाता है कि 70% से कम निष्कर्षण हुआ है, तो वहां बोला कि जितना पैसा आएगा उसका 30% हम लोग जल संबंधी कार्यों के लिए खर्च करेंगे। ठीक, अब कैसे इसका मूल्यांकन करेंगे कि किस एरिया में कितना पानी नीचे जा चुका है, तो ये जिम्मेदारी एक डेडिकेटेड संस्थान है, उसको ये बोला केंद्रीय भूजल बोर्ड, जो इसी चीजों को देखता है, रिपोर्ट भी निकालता है इनके बारे में, उसको बोला कि आप डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2024 के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। और इस रिपोर्ट में वर्गीकरण इस तरह से किया हुआ है कि हमारे देश में जो ब्लॉक्स हैं पानी के, उसमें क्रिटिकल लगभग 3.05 है, सेमी क्रिटिकल 10.54% है, अति दोहित जो है वो लगभग 11.13% है, सुरक्षित जो है वो 73.39% है, और लवणीय जो है 1.88% है। तो इसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा ब्लॉक किस प्रकार का है और फिर फंड किस प्रकार से उसमें खर्च करना है। ऐसा नहीं हो कि जल संरक्षण का काम करना है तो अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है। ये थोड़ा सा समझ में आए, आगे बढ़ते हैं। अब इस पहल का क्या महत्व होगा? देखिए, महत्व तो यही है कि हमारा ये बोला गया कि जल प्रबंधन का दृष्टिकोण है, हम क्या कर, एक दृष्टिकोण हमारा चेंज हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जल हमारे किसी एरिया में बहुत कम हो या फिर वाटर स्कार्सिटी की बहुत ज्यादा समस्या है, इससे पहले ही प्रतिक्रिया करने की बजाय, जब समस्या आएगी तब हम लोग प्रतिक्रिया करेंगे, इसके बजाय हम लोग डिटरेंस क्रिएट कर देते हैं पहले। डिटरेंस मतलब ऐसी समस्या आए ही नहीं, निवारक में बदल रहा है। मतलब एक तो होता है कि ऐसी समस्या आ चुकी होती, अभी तक भी हमने जैसे देखा थोड़ा सा यहाँ पे कि हमारे सुरक्षित ब्लॉक लगभग 73.39% है, परंतु क्रिटिकल भी लगभग 3% के आसपास हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं हो कि ये 30% होगा तब हम लोग जागेंगे और जल संरक्षण या फिर वाटर टेबल को ऊपर बढ़ाने का काम करेंगे। हम अभी जाग चुके हैं और हम अब ये काम करने वाले हैं कि हम प्रतिक्रिया देने के बजाय डिटरेंस पहले से क्रिएट करते हैं, इससे समस्या देश में खड़ी ना हो। ये होना चाहिए, प्रोएक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। अगला क्या है, अब ये मनरेगा के जो संसाधन है उनमें भी जल को सबसे अधिक एक तरह से आवश्यकता वाले क्षेत्र जो है उसमें लक्षित किया जाता है। तो मनरेगा का जो फंड है उसका भी बेहतर तरीके से एक उपयोग हो पाएगा। अगला है, देखिए, अब वाटर टेबल अगर ऊपर आएगा, जल संरक्षित होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जो मनरेगा योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जब वाटर टेबल ऊपर आएगा, जल संरक्षित होगा, तो ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। सिंपल है। पशुधन जो है उसको भी पानी की आवश्यकता होती है, और ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन होता है पशुधन, तो पशुधन को बढ़ावा मिलेगा। कृषि पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो पानी पर निर्भर है। अगर वाटर टेबल ठीक रहेगा तो मान लीजिए ठीक है, खरीफ की फसल तो आपकी हो जाएगी, पानी आता है उस टाइम पे ना, मानसून सीजन में। परंतु रबी की फसल रहती है, उसमें तो पानी नहीं होता है, उसमें तो आपको कुएं से या ट्यूबवेल से ही पानी निकालना पड़ेगा या फिर नहरों से जो भी पानी लेना पड़ेगा। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का वाटर टेबल ठीक रहेगा तो कुओं से, नलकूपों से पानी निकाला जा सकेगा, और कृषि जो है हमारी बेहतर तरीके से संधारणी हो पाएगी। और साथ साथ में पर्यावरणीय संधारणीयता तो होगी ही, क्योंकि अगर पानी की उपलब्धता ठीक रहेगी तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे जो पानी पर निर्भर, सब, इस दुनिया में पानी के सिवा तो कुछ ही नहीं है, है ना। तो सब पर्यावरणीय संधारणीयता यानी कि इकोनॉमी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है उसको भी समर्थित ये योजना करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जल संरक्षण के और क्या प्रयास हुए हैं? ये प्रयास किया, उसके बाद और क्या प्रयास कर रहे हैं हम, और भी कर रहे होंगे। तो मिशन अमृत सरोवर, हाल ही में हमारे जब 75 ईयर हुए थे आजादी को, तो अमृत महोत्सव उसके लिए मनाया गया था। तो उसी टाइम पे शुरू किया गया था, बोला गया था कि प्रत्येक जो जिला है उसमें लगभग 75 जलाशयों का निर्माण करना है, ये लक्ष्य निर्धारित किया। देखिए, जलाशय जो होते हैं, छोटे छोटे तालाब आपने गाँव में देखे होंगे, पॉन्ड जिनको बोलते हैं। तो वो जलाशय एक तो होता है कि उसको खोद देते हैं और उसकी जो मिट्टी निकलती है उसको चारों तरफ डाल देते हैं,
और इसी से वहां पे पानी कुछ इकट्ठा होता है ना। तो वो साथ साथ में एक तो आपने देखा होगा बिहार के इलाकों में उन सब जगहों पे चेक डैम जो होते ये तालाब जो छोटे छोटे इनमें मछली पालन भी होता है, तो आजीविका का स्रोत होता है। साथ साथ में ये जो छोटे छोटे डैम होते हैं ये वाटर टेबल को ऊंचा उठाने के लिए बहुत काम करते हैं, क्योंकि अगर पानी आया बह गया तो चला गया फिर, परंतु अगर अपन उसको रोक लिया तो वो धीरे 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 कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, तो वाटर टेबल आपके ऊपर होगा। तो ये बोला गया था कि 75 जलाशय प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे। बनते कि नहीं बनते हो तो आगे देखा जाएगा। एक अटल भूजल योजना चल रही थी, ये भी यही है कि जो जहां पर भी जल ज्यादा संकटग्रस्त हो चुका है, जैसे राजस्थान इसमें एक स्टेट है, ये 6-7 स्टेट्स में लागू है, राजस्थान हरियाणा में तो लागू है जहां तक मुझे आइडिया है। वहां पर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से हमें भूजल प्रबंधन करना है, तो उसके लिए अटल भूजल 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 योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, मतलब ऐसा है कुछ पैसे सरकार खर्च करेगी, कुछ सामुदायिक भागीदारी से आएंगे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमें जो भूजल है उसका बेहतर प्रबंधन करना है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात यह कि वर्ल्ड बैंक जो है वो भी इस योजना में भारत सरकार का सहयोग कर रहा है, मतलब कुछ फंडिंग वो भी प्रदान कर रहा है। अगला ये राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण परियोजना। देखिए अब इसके तहत जो वापस से वो संस्थान जो डेडिकेटेड भूजल के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड है, उसने लगभग, मतलब जैसे ये भारत है पूरा, है ना, ये भारत है, नक्शा पे बहुत गौर मत कीजिएगा, तो इसके नीचे विभिन्न जो संरचना है उसमें कितना पानी है इसका एक मानचित्रण होना चाहिए ना, तभी तो ये जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है तभी तो इसको पता लगता है कि कौन से इलाके में वाटर टेबल नीचे जा चुका है, किस में ऊपर है, कहाँ नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डेंजर्ड किस प्रकार से है या अति दोहित हो चुका है। तो उसने लगभग जो देश का 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसका मानचित्रण पूरा कर लिया है। अब भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, तो 25 लाख में तो ये मानचित्रण कर चुका है, मतलब इनको पता है कि किस एरिया में वाटर टेबल नीचे है, किस कहाँ ज्यादा है, तो जहां नीचे होगा वहां पर एक तरह से साक्ष्य आधारित इंटरवेंशन भारत सरकार कर सकेगी, और साक्ष्य आधारित इंटरवेंशन ही हो रहे तभी तो 90% से 100% जहां पर वाटर टेबल नीचे वहां बोला जा रहा है कि वहां मनरेगा के थ्रू तहत जो भी पैसा आएगा उसका 65% खर्च किया जाएगा। अटल भूजल योजना है जो कि 6-7 स्टेट्स में लागू है, इसके तहत 6-7 स्टेट कैसे सेलेक्ट किए, वो इस प्रकार से सेलेक्ट करिए क्योंकि हमारे पास मानचित्रण उसका अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ और प्रयास सरकार ने इसमें करे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता। ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और अगर इनको कोई पहचानता है तो है राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो ये योजना या फिर ये जो उद्घाटन हुआ है हाल ही में, ये कहाँ हुआ है, आपके राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ हुआ है, राजस्थान के अगर कोई राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए माही बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जो जिला है राजस्थान का, वहां पर एक परमाणु परियोजना जो है, ऊर्जा परियोजना, उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने जाके रखी है कल। ठीक है, तो बांसवाड़ा जिले में राजस्थान के ये, तो देखते हैं आगे क्या है इस न्यूज में। तो ये परियोजना के बारे में कुछ तथ्य बताता है। अब देखिए ये जो वापस से सारे तथ्य है, अगर परमाणु ऊर्जा का कोई क्वेश्चन आता है तो एज अ रेफरेंस पॉइंट आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो प्री के काम का है ना। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर बने, माही बांध के पास माही नदी पर एक डैम भी बना हुआ है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का, ये जो डैम है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन भी होता है, साथ साथ में सिंचाई के लिए भूजल काम आता है। तो ये वहां बनाया गया, वहां उसका उद्घाटन हुआ, बना तो नहीं है। यहाँ पे अब कितने रिएक्टर लगेंगे, तो देखिए यहाँ पे 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे। रिएक्टर का मतलब ये है कि 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर लगेंगे, मतलब कुल परमाणु ऊर्जा कितनी उत्पादित होगी यहाँ से, 7 चौक 2800 मेगावाट परमाणु ऊर्जा जो है यहाँ पे स्थापित होगी। और ये कौन सा रिएक्टर है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। इसमें जो तकनीक यूज करते हैं उसको प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, यानी कि दाबित जल, एक तरह से प्रेशराइज हेवी वाटर, प्रेशराइज मतलब दाबित, हेवी मतलब भारी, वाटर मतलब जल, रिएक्टर यानी कि रिएक्टर। हाँ, तो 4 है इसमें लगाए गए, कहां पर, इस बांसवाड़ा वाली परियोजना में। अब इसका विकास कौन कर रहा है, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड संस्थान है, अणु शक्ति विद्युत निगम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है अश्वनी।
वो इसको विकसित करेगा। अब अश्वनी किसने बनाया? तो अश्वनी दो संस्थान है, दो कॉर्पोरेशन है इंडिया की, उनका एक संयुक्त जॉइंट वेंचर इन्होंने बनाया कि हम आपको बना रहे हैं, आप इसको बनाइएगा परियोजना को। तो अश्वनी बनाया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल, जो कि डेडिकेटेड है न्यूक्लियर क्षेत्र में काम करने के लिए। और एक भारत की जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन दोनों का एक संयुक्त निगम है क्या? अश्वनी। और अश्वनी किसको डेवलप करेगा? जो बांसवाड़ा जिले में परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू करने जा रहे हैं उसको। अब यह परियोजना भारत की फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है। देखिए फ्लीट मोड पहल क्या है? मतलब ये है कि इस पहल के अंतर्गत ये बोला गया कि पूरे देश में एक समान डिजाइन और खरीद योजना, मतलब जो रिएक्टर बनाए जाएंगे एक समान डिजाइन के होंगे, एक प्रकार से उनको खरीदा जाएगा। ये बोला गया कि 700 मेगावाट के लगभग 10 रिएक्टर बनाए जाएंगे इस फ्लीट मोड इनिशिएटिव के तहत। 10 रिएक्टर बनाए जाएंगे। अब इसमें से 4 तो यहाँ काम आ गए, 6 अगर कोई और उद्घाटन होता है आने वाले टाइम में तो वहां काम आएंगे। ठीक है, तो ये अश्वनी ध्यान रखिए, और माही नदी और राजस्थान बांसवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि जैसे कि अगर भारत में अभी 2025 के डाटा की बात करें तो भारत में कुल जो है 7 विद्युत संयंत्र है परमाणु ऊर्जा के, जिनमें 24 रिएक्टर लगे। देखिए रिएक्टर अलग होता है, विद्युत संयंत्र अलग होता है। हो सकता है एक विद्युत संयंत्र में 4-5 रिएक्टर लगे हो, जैसे कि यहाँ पे 4 लग रहे हैं, तो किसी में 6 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं। तो लगभग 24 रिएक्टरों के माध्यम से जो स्थापित परमाणु क्षमता है, परमाणु ऊर्जा क्षमता है, वो लगभग 8180 मेगावाट की है। लगभग 8100 मेगावाट इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2031-32 तक हमें इसको बढ़ाकर 22,480 मेगावाट इसको करने हम लोग जा रहे हैं। और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में जो बनाया जा रहा है वो लगभग 2800 का होगा। ठीक है, और भी आगे उद्घाटन किया जाएगा। तो हमने लक्ष्य रखा है कि लगभग 22,480 मेगावाट हमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना है 2031-32 तक। अगला क्या है? अब वर्तमान में अगर हम लोग देखें कि भारत में परमाणु ऊर्जा की विद्युत उत्पादन जो है भारत टोटल का, उसमें परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये बहुत कम है। ये थोड़ी बहुत तो बढ़ गई है, कुछ साल पहले तो ये 2% के आसपास थी, तो 3.61% के आसपास है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मतलब हम लोग जितना हमारा कुल विद्युत का उत्पादन हो रहा है उसमें से 3.61% केवल हम लोग परमाणु ऊर्जा है। तो बहुत ज्यादा हम लोग परमाणु ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज्यादा हम लोग जो विद्युत का उत्पादन करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं? सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, या फिर जो डैम बना के करते हैं, विद्युत ऊर्जा से, जल ऊर्जा से, किससे करते हैं, या कोयला से किससे करते हैं? ठीक है, और ये जो है जो टोटल हिस्सेदारी है, ये देश में अगर बात करें तो 5वां सबसे बड़ा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत है। गैर जीवाश्म मतलब कोयला पेट्रोलियम को छोड़ के सौर, पवन, लघु पन बिजली या फिर अदर जो साधन है उनमें से 5वां नंबर का इसका आता है। सौर पवन में तो हम लोग बहुत आगे अभी निकल चुके हैं ना। अब ये क्या है? ये देखिए ये एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है जिसके तहत हम लोग सारी चीजें डेवलप करते हैं। उसका नाम है त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, जिसकी संकल्पना डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने बहुत पहले रखी थी। इसके तहत 3 स्टेजेस बनाए गए थे। बोले गए थे कि हमारे पास 3 स्टेजेस हम लोग डेवलप करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। और हम लोग इस तरह से इंडिपेंडेंट होंगे कि हमारे पास, देखिए यूरेनियम हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में। और थोरियम कहाँ मिलता है? केरल की जो मोनेजाइट रेत है वहां पे थोरियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने ये डेवलप किया कि हम शुरुआत में परमाणु ऊर्जा जो डेवलप करेंगे, प्रथम चरण में वो यूरेनियम के माध्यम से करेंगे, दूसरे चरण में फिर प्लूटोनियम के माध्यम से करेंगे, और तीसरे चरण में अगर हम लोग पहुंच गए तो हम लोग इस प्रकार से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेंगे कि थोरियम का उपयोग करके किया जा सकता है। थोरियम का उपयोग अभी डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, तो बोलेंगे थोरियम का उपयोग हम लोग कर लेंगे, और हमें इसमें आत्मनिर्भर हम लोग जाएंगे। अभी हमें परमाणु ऊर्जा अगर डेवलप करनी है तो यूरेनियम के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, उनके साथ समझौता देना पड़ते हैं। और यूरेनियम जो है वो कोई भी देश इतनी आसानी से नहीं देता, क्योंकि यूरेनियम जो है उसके दोहरे उपयोग हैं। ईरान में आपने देखा ही, अभी ईरान जब न्यूक्लियर यूरेनियम को एनरिच करता है तो इजराइल ने उसके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि अगर इसको ज्यादा मात्रा में एनरिच कर लेंगे तो परमाणु हथियार बन सकते हैं। इसलिए जो बाकी जो देश हैं वो भी डरते हैं कि नहीं, यूरेनियम की जो है सप्लाई नहीं किया जाए किसी भी ऐसे कंट्री को। तो हमने ये डेवलप किया।
तो पहला चरण था हमारा यूरेनियम आधारित प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर पर आधारित था। दूसरा ये था, मतलब देखिए इसमें क्या था कि पहले चरण का जो उप उत्पाद होगा वो दूसरे में काम आएगा, दूसरे का जो उत्पाद होगा वो तीसरे में काम आएगा। तो अभी हमारा जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चल रहा है वो पहले चरण में ही है। दूसरे चरण में हम लोग प्रयास कर रहे हैं पहुंचने का, पर तो अभी तक नहीं पहुंच पाया पूरी तरह से। तो दूसरा चरण है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर आधारित होगा, जिसमें प्लूटोनियम का उपयोग किया जाएगा। तीसरा चरण जो है वो हमारा थोरियम पे बेस्ड होगा, और यही हमें प्राप्त करना है। अगर इस दिन हमने ये प्राप्त कर लिया तो हमारे लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हम लोग आने वाले टाइम में बन सकते हैं। ठीक है, ये न्यूज हमने थोड़ी डिस्कस करी। कुछ फैक्ट थोड़ा इसमें ध्यान रखने, एक तो ये वाला सीक्वेंस वाला, हिस्सेदारी कितनी है, बहुत कम है। त्रिस्तरीय ये रहा, हर चरण में कौन सा ईंधन यूज किया जा रहा है, पहले में यूरेनियम, दूसरे में प्लूटोनियम, तीसरे में थोरियम, ये सारा हमने देखा। अब एक प्रीलिम्स के हिसाब से एक चीज और देख लेते हैं, ये कभी कभी मैच द कॉलम में आता है और पीसीएस में तो ये आता ही रहता है किसी न किसी, कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थापित है। तो एक है नरोरा, यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, यूपी वाला तो और देख लीजिए इसको। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूपी में है। रावत भाटा राजस्थान में, ऑलरेडी राजस्थान में एक है, दूसरा बनने वाला है। ये जो बनाए गए थे कनाडा की सहायता से राजस्थान में बनाया गया था। एक है काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो कि गुजरात में है। गुजरात में खाकरा बड़ा फेमस है, तो काकरा पार वहां पे एक गुजरात में लगाया हुआ है। तारापुर महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, मद्रास तमिलनाडु में कुंडमकुलम है, जो कि रूस की सहायता से हम लोग स्थापित किए हैं, और इसको लेके काफी विवाद भी हुआ था जब इसको स्थापित किया जा रहा था। केगा, कैसे कर्नाटक ध्यान रख सकते हैं, केगा कर्नाटक। ठीक है, तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और हाल ही में जिसका बांसवाड़ा वाले का उद्घाटन हुआ है, माही बांसवाड़ा, वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले। तो ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, मैच द कॉलम में ये कभी आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण न्यूज की। चौथी महत्वपूर्ण न्यूज क्या है, मत्स्य सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ का समझौता। देखिए ये जो समझौता है ये है कि जो बहुत सारे देश हैं वो जो फिशरी सेक्टर है उसको सब्सिडी प्रदान करते हैं, कि ताकि अधिक से अधिक समुद्र जो है उनसे मछलियां पकड़ी जा सके। एक तो उसका आजीविका के लिए काम आता है वहाँ के कोस्टल एरिया वाले लोगों के लिए। दूसरा है कि मत्स्य सेक्टर जो है अगर वो डेवलप होगा तो उसका निर्यात भी किया जा सकेगा, और कहीं ना कहीं मतलब ये है कि कोस्टल एरिया की समृद्धि होगी। तो राज्य सरकार, जो बहुत सारी सरकारें होती हैं, वो सब्सिडी प्रदान करती है मछुआरों को जो वहां पे लगे हुए होते हैं। तो इस मत्स्य सब्सिडी पर एक समझौता हुआ है, और उसकी कुछ बात करी गई थी कि ये एनफोर्स में कब आएगा। तो ये समझौता तो 2022 में हो चुका था, जब डब्ल्यूटीओ की एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, 12वीं। डब्ल्यूटीओ में अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो मंत्री स्तरीय बैठक उसकी एपेक्स बॉडी होती है। तो 12वीं मीटिंग में ये बात हो गई थी कि हाँ इस पर समझौता हो गया है, परंतु ये बोला था कि जब 2/3 सदस्य जो देश होंगे इसके डब्ल्यूटीओ के, अगर इस समझौते को स्वीकार कर लेंगे तो फिर इसको लागू करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो अब 2/3 हो चुके हैं, तो ये लागू होने के लिए समझौता तैयार है। देखते हैं और न्यूज क्या है इसमें। तो समझौते की बात करते हैं। पहले समझौता क्या है, देखिए ये जो वापस से ये जो सेक्टर है ये प्री के हिसाब से है, और दूसरा ये है कि डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो उसमें ये फोल्डर पॉइंट की तरह काम आएगा। कि हाल ही में जैसे डब्ल्यूटीओ की कोई आपसे बात करे कि डब्ल्यूटीओ की जो क्षमता है वर्ल्ड स्तर पर, ट्रम्प अमेरिकन सरकार जो है वो टैरिफ लगा रही है अलग अलग तरीके, तो डब्ल्यूटीओ का क्या महत्व रहेगा। डब्ल्यूटीओ तो फिर अभी सीन में ही नहीं है, उसकी शक्तियां कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप काउंटर करने के लिए इसको बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, शक्तियां तो ठीक है थोड़ी कम हो रही है, परंतु हाल ही में एक फिशरी सेक्टर को लेकर समझौता तो हुआ है वहां पे, तो ये एज ए फोल्डर पॉइंट इसको काम ले सकते हैं हम लोग। तो मत्स्य सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ का समझौता की बात करें क्या है, तो ये है कि जो हानिकारक तरीके से सब्सिडी दी जा रही है उसकी रोकथाम किया जाएगा, और इसके लिए कुछ बाध्यकारी नियम बनाए गए कि अगर कोई देश इसको रेक्टिफाई करता है, समझौते को अपनाता है, तो उस पर कुछ बाध्यता होगी कि उसको ये करना ही होगा। अब डब्ल्यूटीओ का ये पहला, देखिए डब्ल्यूटीओ जनरली जो समझौते करता है वो व्यापार से संबंधित करता है। अब डब्ल्यूटीओ का ये पहला बहुपक्षीय, यानी कि बहुत सारे देश इसमें शामिल है, जिसे मूल रूप में पर्यावरण को लेकर शामिल है। मतलब इसमें जो एक एंगल ये रखा गया है वो ये है कि मत्स्य संसाधन जो है अगर उनका बहुत ज्यादा निष्कर्षण किया जाएगा, बहुत ज्यादा फिशरी सेक्टर को दोहन किया जाएगा समुद्र से, तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ का ये पहला समझौता है जिसका मूल तत्व क्या है कि पर्यावरण का संधारणीयता रखना है, क्योंकि
मत्स्य सेक्टर जो है या फिर जो मछलियाँ हैं, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बात करें, समुद्र में से नहीं रहेंगी, तो जो फूड चेन है समुद्र की वो एक तरह से खराब हो जाएगी। मछलियों पे जो डिपेंडेंट है वो फ्लोरा एंड फौना वो दोनों खराब हो जाएँगे। तो पर्यावरण की संधारणीयता को नुकसान पहुँचेगा। तो बोला कि हम ये समझौता पहला ऐसा है डब्ल्यूटीओ का जिसका जो मूल तत्व है वो पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी को रखा गया है। अब जो पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी है, तो डब्ल्यूटीओ ऐसा क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि ये बात एसडी जो जो गोल है 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 उसमें भी ये बोला गया है। देखिए एसडीजी के बारे में पहले भी बात करी है। 2015 में अपनाए गए थे 17 गोल। बोला कि 2030 तक हम इनको प्राप्त करने अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करे हैं। तो उनके तहत जो 14वां गोल है उसमें ये बात करी गई है कि महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन जो है उनका संरक्षण करना है। महासागर, समुद्र और समुद्र के जो संसाधन है उनका संरक्षण करना है और अगर उपयोग भी कर रहे हैं तो सस्टेनेबल तरीके से होने दें। सतत विकास उनका सतत उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए भारत इस समझौते में शामिल होगा नहीं। देखिए भारत की जो कोस्टल है वो काफी बड़ा है। लगभग 7000 प्लस किलोमीटर हमारी कोस्टल बॉर्डर है पूरी की पूरी। और भारत की जो कोस्टल बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा मछलियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनकी आजीविका का साधन है, उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। साथ साथ में ये लघु मछुआरों के लिए भी बहुत ज्यादा, लघु मछुआरे छोड़ दीजिए, आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि कोस्टल एरिया में तो आपने देखा होगा वहां मेन फूड माना जाता है मछलियों को खाना। अगर आप कभी साउथ में जाएंगे कोस्टल एरिया में तो वहां पे आपको ये बहुत देखने को मिलेगा। तो भारत ने ये बोला कि लघु मछुआरों को जो हम लोग सब्सिडी देते हैं उसको नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि हमारा मत्स्य सेक्टर प्रभावित हो, साथ साथ में हमारे जो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो प्रभावित हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस समझौते की विशेषताएं क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए ये बोला गया कि सब्सिडी जो कि अवैध, असूचित और अनियमित तरीके से दिया जा रहा है मत्स्य क्षेत्र को, उसको खत्म करना है, निषिद्ध करना है उसको ना। तो ऐसे मत्स्य भंडार जिनका अत्यधिक दोहन किया जा चुका है या फिर खुले समुद्र मतलब जो किसी देश की टेरिटरी बाउंड्री के अंतर्गत नहीं आता, हाई सी जिसको बोलते हैं। एक हमने कुछ दिनों पहले हाई सी ट्रीटी भी पढ़ी थी। तो मत्स्य क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में योगदान देने वाली ऐसी कोई सब्सिडी है कि बहुत ज्यादा दोहन किया जा रहा है या फिर हाई सी में जाके दोहन किया जा रहा है, तो बोला कि इस प्रकार की सब्सिडी को खत्म करनी पड़ेगी। और कोई देश में कितना मत्स्यन हो रहा है कितना नहीं हो रहा है उसके बारे में जानकारी डब्ल्यूटीओ को प्रदान करनी पड़ेगी उस देश को। ठीक है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात करेंगे उसमें यह कि डब्ल्यूटीओ का एक मत्स्य कोष बनाया गया, फिशरी फंड इसको बोल सकते हैं। इसमें यह बोला गया, देखिए अब जो डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश, सबकी क्षमता तो बराबर नहीं है। हो सकता है कि जो विकसित देश है वो सब्सिडी ना दे तो फिर भी उनके जो लोग सस्टेन कर पाए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। ठीक है, उनकी जीवन की जो गुणवत्ता है वो ठीक ठाक है। परंतु जो विकासशील देशों के जो लोग हैं जो इसके ऊपर डिपेंडेंट, या फिर अल्प विकसित देशों के जो लोग हैं जो फिशरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी तो आजीविका और खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। तो ये बोला गया कि हम लोग एक फंड बनाते हैं जिसमें कि डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य देश होंगे वो वॉलेंटरी तरीके से योगदान करेंगे, और इन देशों को जो नुकसान होगा इस सब्सिडी को हटाने से, जो उनके लोगों को नुकसान होगा, उनको इस फंड से मदद प्रदान कर देंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आया? फंड बनाया गया, फंड से उन लोगों को विकसित और विकासशील और अल्प विकसित देशों के लोगों को मदद प्रदान की जाएगी, मतलब देशों को दिया जाएगा और वो देश अपने जो लोग हैं उनको ये प्रदान करें क्योंकि वो सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है विशेष और विभेदक उपचार। तो विकासशील जो देश है उनको ये बोला कि देखिए ये जो टर्म है पूरी विशेष और विभेदक उपचार, ये वर्ड स्तर पे बहुत ज्यादा यूज किया है। कोई भी समझौता होता है, जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज वाला ही हुआ या जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई भी समझौते होते हैं, उसमें हमेशा विकासशील देशों का तर्क यह रहता है कि देखिए आपने तो कोयला बहुत पहले, एक एग्जाम्पल होता है कि कोयला पहले बहुत ज्यादा जला लिया, अब आप तो क्या हुआ कि कोयले को जला जला के आपने अपने संसाधन खड़े कर लिया, आप विकसित बन गए। अब हम तो अभी विकासशील अवस्था में हैं, हम तो कोयला जलाना शुरू किए, हमारे लोगों के पास बिजली नहीं है, बिजली बनाना शुरू करें, और आप क्या पक्के पर्यावरण खतरे में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको लेके हमारे ऊपर आ गए। अब चलिए मान लीजिए हम मान भी रहे कि जब पर्यावरण खतरे में, हमें भी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए CO2 का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा।
तो आप जितना कट कर रहे हैं उतना तो हम नहीं कर पाएंगे। आप ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि आपने ही सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पुराने टाइम में पहुंचाया है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोयला जलाने लगे तभी पर्यावरण को नुकसान हो, पर्यावरण को नुकसान तो आपके जमाने से हो रहा है। तो आप जिम्मेदारी ज्यादा लीजिए, और हमें अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम भी इन चीजों में योगदान करें, तो आप हमें एक तो पैसा प्रदान कीजिए, दूसरा है कि आप स्वच्छ टेक्नोलॉजी हमें प्रदान कीजिए। आप बोल रहे हैं कि सौर ऊर्जा में शिफ्ट हो जाओ, और हमारे पास सोलर के जो मॉड्यूल्स ही नहीं है, पीवी मॉड्यूल्स ही नहीं है, तो कैसे हम शिफ्ट हो जाएं? ये बात भी यहाँ पे भी ये निकल कर आई कि विकसित देश और विकासशील देशों की क्षमता अलग अलग है, तो विशेष और विभेदक उपचार उनके साथ किया जाना चाहिए, ठीक है। परंतु ये है कि जो भी है नियमों को नहीं तोड़ना है। जो ये समझौते की बात करी गई है, उस समझौते के अंतर्गत रहते हुए विकासशील देशों और अल्पविकसित देशों के साथ विशेष और विभेदक व्यवहार होना चाहिए, और उसके लिए हो सकता है कि ये कोष भी बनाया गया हो कि आपको हम लोग पैसा प्रदान करेंगे अगर आपके सेक्टर को इसको नुकसान होता है। तो ये टर्म वैश्विक स्तर पर बहुत सुनाई देती है, और भारत तो इसका मुख्य अगुवा है। भारत हर जगह ये बात बोलता है कि ऐतिहासिक रूप से आपने नुकसान पहुंचाया हर चीजों को, आप जिम्मेदारी लीजिए। हम भी जिम्मेदारी लेंगे, हम ऐसा नहीं कि पीछे हट रहे हैं, परंतु हम अपनी क्षमता के हिसाब से लेंगे। हमने बोला कि आप बोल रहे हो कि जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन होना चाहिए, तो ठीक है हम करेंगे, परंतु आप बोलो कि 2050 में करेंगे तो नहीं करें, हम 2070 का टारगेट लेके चलेंगे। और 2070 में भी अगर होना होगा तो आपने जो विभिन्न जलवायु समझौते हुए उनके तहत जो कमिटमेंट किया है कि इतना इतना पैसा प्रदान करेंगे विकसित देशों विकासशील देशों को, उतना प्रदान कीजिए, टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर कीजिए, ठीक है। तो ये देखा हमने समझौते की विशेषताएं। अब ये समझौता क्यों आवश्यक है, 2 पॉइंट दिए हैं, उसको देख लेते हैं। कि विश्व में वैश्विक मत्स्य भंडार जो है उसका लगभग 35.5% हिस्सा जो है उसका अत्यधिक दोहन हो चुका है। अत्यधिक दोहन मतलब जितना वहां पे फिशरी डेवलप होती है उससे ज्यादा उसका दोहन हो चुका है। जबकि ये 2021 का आंकड़ा है, जबकि 1974 में ये आंकड़ा केवल 10% के आसपास था। तो कहीं ना कहीं फिशरी सेक्टर का बहुत ज्यादा दोहन किया जा रहा है। अब सरकारें जो है, विभिन्न सरकारें जो है वैश्विक स्तर पर, वो लगभग 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी मत्स्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा मत्स्य जो है संसाधनों का दोहन हो चुके, उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है लगभग 22 बिलियन डॉलर की। एक सरकार नहीं, सब देश मिलकर अपने अपने लोगों को, ताकि अति क्षमता और अति मत्स्यन हो सके। मतलब होता है इससे दोहन, तो अति मत्स्यन की समस्या इससे पैदा होती है उस सब्सिडी के माध्यम। सब्सिडी क्या है, जैसे कि आपने उनको ट्रोलर दे दिए कि आप जाइए सब्सिडी फिशरी सेक्टर को निकाल के लाइए, उनकी क्षमता नहीं है ट्रोलर खरीदने की, तो आपने बोला ठीक है जो ट्रोलर आ रहा है अगर 100 रुपए का आ रहा है तो 50 रुपए आप लगाइए, 50 रुपए सरकार आपको सब्सिडी के रूप में दे लिए, खरीदिए इसको और जाइए आगे वाले अच्छी अंदर से गहरे समुद्र से मछलियां पकड़ के लाइए। ये सब्सिडी होती है, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज का हम लोगों ने एनालिसिस किया। अब देखते हैं पांचवी खबर क्या है। अब ये पांचवी खबर है, इसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा है, अगेन न्यूज प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट। जो फैक्ट बताऊंगा 2-4 उसको ध्यान रखना। पर वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 की एक रिपोर्ट आई है। सबसे पहली बात तो है कि वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन रिपोर्ट किसने जारी करी है। तो लेखांकन की जब भी बात आती है तो इसमें आपकी मॉस्पी आ जाती है, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए, आप पर्यावरण देख के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ मत चले जाइएगा। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इसके अंतर्गत, तो उसने ये भेजा। तो अब ये है कि ये कौन सा है, तो ये भाई 8वां है। हमने जब से इसको करने शुरू किए तो ये 8वां लेखांकन अभी आया है वनों पर। अब ये लेखांकन किसके ऊपर आधारित, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली जो शुरू हुई थी, उसके आधार पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी इसको अपना लिया था। मतलब क्या, वैश्विक स्तर पर कुछ मानक बना दिए गए कि जो पर्यावरणीय संसाधन है उसका आकलन किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से उसका लेखा जोखा किया जाएगा। तो भारत ने भी बोला कि ठीक है हम भी इसको मान लेते हैं, और हम भी फिर रेगुलर बेसिस पे पर्यावरण जो है उसका लेखांकन, वनों का पर्यावरणीय जो है उसका लेखांकन करेंगे। तो भारत ने 8वीं रिपोर्ट जारी करी है 2025 में मॉस्पी ने। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो कुछ तथ्य मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो जिसमें डिफरेंट प्रकार के अकाउंट है, उन अकाउंट को ध्यान रखने कि वो अकाउंट वास्तव में है क्या। तो पहला अकाउंट है भौतिक परिसंपत्ति लेखा, यानी कि फिजिकल एसेट अकाउंट। ये अकाउंट क्या है, ये तथ्य इसमें मत जाइए। फिजिकल एसेट अकाउंट मतलब टोटल हमारे यहाँ पर वन कितने हैं, ये सिंपल सा फिजिकल एसेट अकाउंट, यानी कि टोटल वन कितने हैं हमारे यहाँ पे। तो ये बोला गया है कि अभी हाल ही में जितने हमारे वन थे 2010-11 से लेकर 2021-22 में, उसमें लगभग
17,444.61 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई, जो कि लगभग 22.50% की बढ़ोतरी है। तो अब कुल क्षेत्र हमारा कितना हो गया? कुल हमारा जो भी 32 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है भारत का, उसमें लगभग 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है? आपके वन। ठीक। और ये हमारी भौगोलिक जो पूरा क्षेत्र है देश का, उसका लगभग 21.76% बैठता है। तो सबसे बड़ा फैक्ट ये ध्यान रखना है, 20% से ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। 25% है क्या? 25% नहीं है, लगभग 22% के आसपास है, इतना ध्यान रखना है ना। तो फिजिकल मतलब टोटल वन कितने? दूसरा क्या है? विस्तार लेखा यानी कि एक्सटेंड अकाउंट। अब एक्सटेंड मतलब क्या? विस्तार। अब क्या होता है कि राज्य सरकारें कभी कभी क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में वन होते कभी काउंटिंग का तरीका बदल देती है, या फिर कभी जिस क्षेत्र को रिजर्व घोषित किया गया है उसकी सीमाएं बढ़ा देती है या सीमाएं कम कर देती है। तो ये जो पुनर्वर्गीकरण या फिर सीमाओं के समायोजन से जो वृद्धि होती है, कि देखिए मान लीजिए ये एरिया था आपका, आप इसको मानते हैं कि इस एरिया के अंतर्गत ही हमारे वन है, परंतु आपने सोचा कि नहीं यार, यहाँ पे भी तो वन कुछ कुछ दिख रहे हैं हमें ना, यहाँ पे भी तो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो चलो ठीक है इस एरिया को भी शामिल कर लेते हैं इसमें ना। तो ये हमने एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो उसकी वजह से भी कुछ वृद्धि हुई है। वो वृद्धि क्या है? लगभग 3356 वर्ग किलोमीटर की निवल वृद्धि ये दर्ज की गई है। हो सकता है कुछ जगह कम भी किया गया हो, इतना एरिया था तो कम कर दिया कि नहीं नहीं यहाँ पे तो वन बचे नहीं है। तो पुनर्वर्गीकरण और समायोजन से जो उसकी निवल वृद्धि हुई है उसमें 3356 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए हाँ, एक एक चीज और थोड़ी ध्यान रखनी वो ये है कि इस जो सबसे ज्यादा हमारे बढ़ोतरी हुई है वो केरल में हुई है और लगभग 22% है। एक्सटेंड अकाउंट मतलब बढ़ाया घटाया गया उस एरिया को। और इसमें जो सबसे ज्यादा विशेष वृद्धि वाले राज्य है वो उत्तराखंड है। एक एक राज्य ध्यान रखिए क्योंकि ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, एक एक ध्यान रखिए। बाकी अकाउंट के बारे में ध्यान रखना कि वो अकाउंट वास्तव में क्या कहता है। अगला देखते हैं। और इसमें दो प्रकार के अकाउंट हो रहे हैं। अब ये और अकाउंट क्या है? हाँ देखिए, अब देखिए स्थिति अकाउंट यानी कंडीशन अकाउंट, ये क्या है? अब जो वन है उसकी कंडीशन क्या है? सिंपल सी कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है? तो पारितंत्र की गुणवत्ता, ऐसा तो नहीं कि पेड़ है बस सूखा हुआ खड़ा हुआ है आपने उसको काउंट कर लिया वन के रूप में, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की ये देखनी है। तो एक उसके लिए एक मानक निर्धारित किया गया, उसका नाम है ग्रोइंग स्टॉक। गोइंग स्टॉक के जो एक पेड़ खड़ा हुआ है, जीवित वृक्ष है, उसकी जो लकड़ी है वो कितनी मात्रा में उपयोगी है। जीवित वृक्ष में उपयोगी लकड़ी की मात्रा कितनी है, मतलब कोई वृक्ष खड़ा हुआ है उसमें अगर देखा हमने कि उपयोग में कितनी लकड़ी की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं गोइंग स्टॉक। और कंडीशन अकाउंट मतलब उसकी कंडीशन क्या है, स्थिति। तो अकाउंट के बारे में ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्या हुआ है, बड़ा है। गोइंग स्टॉक जो बड़ा है लगभग 3.5 मिलियन घन मीटर बड़ा है। और सबसे ज्यादा किसमें बड़ा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कंडीशन अकाउंट, ठीक है, ये इस तरह ध्यान रखनी है। और क्या होता है कंडीशन अकाउंट। अब सर्विस अकाउंट क्या है? अब जो वन अवेलेबल है वो किस किस प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे ली जा सकती है, उनके बारे में। तो एक होती है प्रोविजनिंग सर्विसेज। तो प्रोविजनिंग सर्विसेज मतलब जो वन है उससे कास्ट लकड़ी या फिर गैर कास्ट उत्पाद है वो कितने हो सकते हैं, कितने हैं उत्पाद उनसे मिल रहे हैं। तो ये भी लगभग वित्त वर्ष 2021-22 में इनका मूल्य जो है वो जीडीपी में काउंट किया जाता है। तो जीडीपी का लगभग 0.16% हो गया है। ये आंकड़ा ध्यान नहीं रहे तो महाराष्ट्र थोड़ा ध्यान रखिए। और ये रखिए हाँ कम से कम ये 0.2% के आसपास है, इतना ध्यान रख सकते हैं ना। नियमन सेवाएं, ये क्या है? नियमन सेवाएं। अब जो वन होते हैं वो केवल लकड़ी, गोंद या लघु वन उत्पाद ही नहीं प्रदान नहीं करते हैं। वनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो जो वातावरण में जो कार्बन होती है उसको सोखते भी है, यानी कि कार्बन प्रतिधारण। और इसको भी जीडीपी के रूप में काउंट किया जाता है। तो 2021-22 में देखिए मूल्य बढ़कर जीडीपी का लगभग 2.63% हो गया है। यानी कि जो वन है वो ज्यादा कहीं ना कहीं मात्रा में CO2 को सोख रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए ये दोनों जो अकाउंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। सर्विस मतलब वन किस प्रकार की सर्विस प्रदान कर रहे हैं, कंडीशन मतलब उनकी कंडीशन कैसी है, और फिजिकल एसेट मतलब कितना है टोटल, एक्सटेंड मतलब घटा बढ़ा के कितना हुआ। ये हमने चार पढ़ा। अब जो प्रणाली है जिसके आधार पर मॉस्पी ने
ये जारी किया है वो प्रणाली क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली। तो ये 2012 में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र नाम है तो संयुक्त राष्ट्र तो होगा ही। यूरोपीय आयोग एक था और एक FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तीनों का संयुक्त रूप से इसको विकसित किया। तो तीनों संस्थान ध्यान रखने प्री के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या है ये? क्या है ना? तो ये है कि आर्थिक और पर्यावरणीय आंकड़ों का एकीकृत करना है। देखिए अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी, इसका मतलब आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ, ये है कि पर्यावरण जो है वो अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रहा है। पर्यावरण योगदान कितना दे रहा है, साथ साथ में अर्थव्यवस्था में जो भी गतिविधियां हो रही है उनका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनका आकलन ये करता है पर्यावरण और आर्थिक लेखांकन। पर्यावरण और आर्थिक मतलब ये इसको कैसे प्रभावित कर रहा है और ये इसको कैसे प्रभावित कर रहा है, ये दोनों आकलन इस तरह से किया जाता है और भारत में भी ये किया जा रहा है। भारत ने जो पहली बार इसको अपनाया था वो 2018 में अपनाया था और हाल ही में 2025 में जो रिपोर्ट जारी हुई वो 8वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, तो ये पूरा हमने प्री के हिसाब से इस न्यूज को मेनली कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन इन इंडिया, अगेन लॉट ऑफ फैक्ट्स। तो ये रिपोर्ट हाल ही में देखिए वापस से रिपोर्ट किसने जारी करी? MOSPI, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी करी। पहला प्री का फैक्ट। चौथा अंक जारी किया, ये PCS के लिए, UPSC के लिए नहीं है। अब चिल्ड्रन इन इंडिया तो बच्चों की स्थिति के बारे में बताएगी कि बच्चों की शिक्षा किस प्रकार की है, स्वास्थ्य, पोषक या संरक्षण आदि पर विवरण ये प्रदान करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण आदि पर विवरण प्रदान करेगी। अब रिपोर्टें क्यों निकाली जाती है, मुझे ये समझ नहीं आता। क्योंकि रिपोर्ट अगर निकाल रहे हैं तो हमें इस रिपोर्ट के माध्यम से पता लगेगा कि भारत में बच्चों की स्थिति क्या है। अब रिपोर्ट आई किसी एरिया में अगर इंटरवेंशन करना कि इस यहाँ स्थिति खराब है तो सरकार के पास वो आंकड़ा आ जाएगा। सरकार फिर साक्ष्य आधारित निर्णय लेके कोई नीति, प्लान, कोई इनिशिएटिव शुरू करेगी। ठीक है, जैसे कि हमने जो न्यूज बात करी थी वो जल संरक्षण वाली, उसमें जब केंद्रीय भूजल बोर्ड था उसने जब एनालिसिस किया कि यार कुछ एरिया जो है जहां पे पानी की कमी हो रही है, तो जब सरकार के पास ये बात पहुंची, सरकार ने बोला कि हाँ यार पानी की कमी हो रही है तो हमें इसको देखना पड़ेगा, हमें प्रोएक्टिव तरीके से कुछ करते हैं। तो फिर डिस्कशन हुआ होगा कैसे करें, अलग से फंड कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। तो किसी ने सुझाव दिया हो कि यार मनरेगा जो चल रहा है उसी में से डाइवर्ट कर देते हैं फंड थोड़ा, तो जहां पर ज्यादा पानी की कमी वहां पे 65% देते हैं और कुछ एरिया में कम कम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो ये साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए डाटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी जैसे हमारी जो पर्यावरण की रिपोर्ट हमने देखी ऊपर से ऊपर, अगर वन क्षेत्र हमारा बड़ा नहीं होता, कम होता, तो सरकार के लिए फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन होती कि ये किस एरिया में फिर वन क्षेत्र कम हुआ है, वहां पे इंटरवेंशन शुरू करते हैं। तो इसलिए सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं वो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, टाइम टाइम में रिपोर्ट जारी करते हैं ताकि एक बेहतर तरीके से इंटरवेंशन किया जा सके। देखते हैं इस न्यूज में क्या है ना। अब इसमें फिर सारे बहुत सारे आंकड़े, देखिए इसके आंकड़े जो है डायरेक्टली प्री के काम के भी नहीं है, परंतु आपको अगर बच्चों से संबंधित मेंस में कोई सवाल आता है तो इस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हो। और इस रिपोर्ट में एक चीज ध्यान रखना है, जितने भी इंडिकेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे सारे डिक्रीज हुए हैं, मतलब हम लोग बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण के लिए ठीक काम कर रहे हैं, ठीक दिशा में जा रहे हैं। सारे इंडिकेटर्स में डिक्रीज ही हुआ है। रिपोर्ट किसने जारी करी? MOSPI ने। तो शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं, IMR, वो क्या है? वो घटकर 44 से 25 हो गई है ना। अब ये कि IMR क्या होता है, तो देखिए 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, मतलब उनकी कोख में मृत्यु नहीं हुई, पैदा हो गए जीवित, परंतु जीवित पैदा होने के बाद अगर वो एक साल के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक है, पैदा जीवित होना चाहिए और अगर एक साल के अंदर उसकी डेथ हो गई तो शिशु मृत्यु दर हो जाएगी 1000, मतलब उसको शिशु मृत्यु दर बोलेंगे। और वो 2023-24 में मतलब 25 हो गई। मतलब अभी हमारे यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अगर 1000 बच्चे जिंदा पैदा हुए तो उसमें से 25 की डेथ हो जाती है एक साल के अंदर। अगला बात करते हैं क्या है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर वो क्या है। अब जैसे कि ऊपर हमने बात करी, नीचे भी वही है कि अगर बच्चा पैदा हुआ, स्वस्थ पैदा हुआ, 5 साल के अंतर्गत ऐसी संभावना है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो क्या बोलेंगे कि 5 साल में उसकी मृत्यु होगी, तो ये इस दर में काउंट कर लेंगे। तो ये दर भी कम हुई है, 29 से घटकर 30 से घटकर 29 हो गई। कम आया है बट तो कम हो गई है कहीं ना कहीं, है ना। अगला क्या है, जन्म दर। मतलब इससे क्या इंडिकेशन निकल रहा है कि हम लोग जो बच्चों की मृत्यु दर के लिए कम करने के लिए या
जो भी योजनाएं, प्लान, पॉलिसी चला रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, ऐसे यहाँ से पता लग रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम लोग ठीक काम कर रहे हैं, पोषण के लिए ठीक ठाक काम कर रहे हैं हम लोग। सरकार विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, उनका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब जन्म दर जो है, जन्म दर क्या है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर घटकर 18.4 हो गई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है और शहरी क्षेत्रों में कम है, ऐसा आंकड़ा है। तो जन्म दर क्या है? जन्म दर अगर कम होगी तो क्या होगा कि हम लोग परिवार नियोजन बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम लोग आगे जाके जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करें। यानी कि स्थिरीकरण मतलब महिला नहीं, स्थिरीकरण है, यानी कि हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाए, तो हमें जन्म दर को कम करना होगा, मृत्यु दर को भी कम करना होगा। तो जन्म दर हमारी कम हुई है, तो इसका मतलब ये कि परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या है? अगला है स्कूल छोड़ने की दर, ड्रॉप आउट रेट जो है। अब देखिए, ड्रॉप आउट रेट के वापस से प्रारंभिक चरण में, मध्य चरण में, माध्यमिक चरण में, तीनों चरणों में डिक्रीज हुआ है। ये ध्यान रखिए, ये आंकड़ा इतना ध्यान नहीं रहेगा, तीनों चरणों में डिक्रीज हुआ है। मतलब जो बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले लिए, गरीबी की वजह से, पाठ्य पुस्तकें नहीं है, विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं, तो सरकार की जो योजनाएं चल रही है, जैसे एक मुझे याद आ रहा है, मिड डे मील स्कीम जो चलती है, इसका एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते वो प्रदान हो जाएंगे। साथ साथ में अगर बच्चों को एक टाइम का जो खाना अगर स्कूल में ही प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप जो है, जो गरीब है, जिनके पास वो भी सुविधाएं नहीं है कि वो एक टाइम का खाना अफोर्ड कर पाए, तो वो बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे। तो स्कूल छोड़ने की दर कम हो रही है, तो मतलब ये भी दिख रहा है कि हाँ, इस डायरेक्शन में हम लोग ठीक काम कर रहे हैं। अगला क्या है? बाल विवाह, जो कि भारत में एक बड़ी समस्या है। तो यहां ये निकल के आ रहा है कि बाल विवाह भी कम हो रहा है ना। ये देखा गया, बाल विवाह जो इसमें डिफाइन किया गया वो क्या है कि 20 से 24 वर्ष की जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं, उनको लिया गया, और जिसका विवाह 18 वर्ष से पहले हो गया। मतलब अगर कोई लड़की है जिसका 18 वर्ष से पहले शादी हो गई, लड़का जिसकी 21 वर्ष से पहले शादी होगी, तो उसको बाल विवाह काउंट किया जाता है। तो इसमें आंकड़े में शामिल किया कि 20 से 24 वर्ष की ऐसी महिलाएं जिनका 18 साल से पहले जिनका विवाह हो गया, उनको बाल विवाह में काउंट किया गया, और ये भी डिक्रीज हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है, आंकड़े के ऊपर बहुत ज्यादा मत जाइए, लॉजिक पे जाइए कि सब चीजें डिक्रीज हुई है ना। गोद लेने के आंकड़े, अब देखिए, बहुत सारे जो लोग होते हैं, बच्चा पैदा होता है उसको छोड़ देते हैं, या बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई, तो बच्चा अनाथ हो गया। या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों को जेल हो गई किसी भी कारणवश, बच्चा अनाथ हो गया। माता पिता को एड्स हो गया किसी भी तरीके से, या ऐसी कोई लाइलाज बीमारी हो गई, तो बच्चा अनाथ हो गया। मतलब उसको कोई अभिभावक नहीं है उसको देखने वाला। तो क्या है, अब वो जो बच्चे हैं ऐसे ग्रहों में रहते हैं, राजस्थान में तो उसको बोलते हैं पालनहार। पालनहार सरकार ने एक योजना चला रखी है, पालनहार, यानी कि कोई उस बच्चे को उसके अभिभावक में से देखेगा, सरकार उसको, अभिभावक क्या मतलब, कोई अगर एक्सटेंडेड फैमिली में से भी कोई है, तो सरकार उसको उसके ड्रेस के लिए, पैसे के लिए और कुछ खर्चे के लिए पैसे देती है उन लोगों को कि आप इसको रख सकते हो। परंतु अगर कुछ नहीं ऐसा, तो अगर उन बच्चों को गोद भी लिया जा रहा है, तो भी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि उनको गोद लिया जा सकता है। इस डिटेल में नहीं आता कि कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है गोद लेने के बाद। तो ये है कि भारत में जो गोद लेने की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। लगभग पहले थी 3927 जो 17-18 में थी, जो बढ़कर 4515 हो गई है 2024-25। मतलब गोद भी लोग ज्यादा ले रहे हैं। तो क्या गोद खाली भारत के लोग ले रहे हैं? भारत के लोग तो ले ही रहे, परंतु विदेशों से भी हमारे यहाँ लोग गोद लेने आते हैं। उनकी संख्या काफी कम है, परंतु देखिए लगभग 360 से 653 प्रतिवर्ष जो है विदेशी लोग भी भारत से गोद ले रहे हैं। अब विदेशी लोग क्यों ले रहे हो, उसके पीछे जो भी रीजन हो, कि उनकी इच्छा नहीं हो बच्चा पैदा करने की, या जो भी इनफर्टिलिटी हो, जो भी कारण हो, हम उसमें नहीं जाते हैं, बच्चों को गोद लिया जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि अंतरदेशीय और देश के भीतर दोनों तरीके से गोद लिया जा रहा है, और ये भी बढ़ रहा है। सब चीज यहाँ पे घटी थी, नेगेटिव चीजें कम हुई है, पॉजिटिव चीज बढ़ी। गोद अगर ले रहा है तो ये अच्छी बात है कि बच्चा जो है, अनाथ बच्चा जो है, उसकी देखभाल ठीक तरीके से हो पाएगी। लैंगिक समानता सूचकांक की बात करें, तो लैंगिक समानता सूचकांक जो शिक्षा के सभी स्तर हैं उनमें समानता बढ़ रही है। मतलब अब लड़कियां भी वही जो कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो शिक्षा का हर क्षेत्र हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन, उसके ऊपर हायर एजुकेशन,
तो लड़कियां जगह जगह आ रही है, मतलब हम भी वहां पे भी समानता की प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोगों ने वहां पे देखा होगा कि पहले लड़कियां बहुत कम हुआ करती थी। अब आप जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो अब ठीक ठाक आंकड़ा आपको लड़कियों को देखने को मिलेगा। मतलब लड़कियां अब हर क्षेत्र में लड़कों के बराबर चल रही है, और ऐसा हमारे देश में भी हो रहा है कि हाँ, लैंगिक समानता हम लोग प्राप्त कर रहे हैं धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये सारे आंकड़े हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो संक्षिप्त सुर्खियां उनके बारे में। तो पहली हमारी खबर है अनुच्छेद 304 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 304 का जो क्लोज है ए, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है कि टैक्स प्रणाली का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जा सकता कि दूसरे राज्यों से आने वाली सुविधाओं के साथ भेदभाव हो। तो क्या है ये, सिंपल से लैंग्वेज में बात करते हैं। अनुच्छेद 304 ए क्या है कि मान लीजिए राजस्थान ये एमपी रहा, एक्स वस्तु जो है ना, एमपी में मान लीजिए उत्पादित हुई, तो एमपी सरकार ने क्या किया, इसके ऊपर जो भी टैक्स वैक्स लगाया, मान लीजिए 100 रुपए का टैक्स लगाया। परंतु अगर एक्स वस्तु ही यहां से जा रही है ना, और ये जब वहां गई तो एमपी सरकार ने इसके ऊपर 150 रुपए का टैक्स लगा दिया। ये सेम वस्तु यहां से अगर जा रहा है, राजस्थान से जा रही है, 150 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। आप जिस वस्तु को, निर्मित वस्तुओं को, और अपने यहां निर्मित वस्तु और किसी दूसरे राज्य से आने वाली वस्तु के साथ भेदभाव नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि हमारे देश में ही अगर ऐसे स्टेट भेदभाव करेंगे तो फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फिर संघीय व्यवस्था है उसके लिए नुकसानदेह होगा। तो अनुच्छेद 301 में यही बोला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके ऊपर टिप्पणी करी है। 301 में यह बोला गया है कि एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाली वस्तुओं पर कर तो लगा सकता है, परंतु उसे आयातित वस्तुओं और स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। भेदभाव नहीं करना है, कर लगाने का इसको अधिकार है, परंतु भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये बात है। तो 301 आर्टिकल की संबंधित है देश जो हमारे स्टेट्स के बीच में जो टैक्स लगता है उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, सिंपल सी बात है, क्या है इसमें? अटल इनोवेशन मिशन क्या है? नीति आयोग केंद्र सरकार ने कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब, सारथी और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम शुरू किया। तो देखिए कहाँ शुरू किया, नीति आयोग तो चल ही रहा है, केंद्र सरकार चली रही है, कश्मीर विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी कश्मीर में शुरू हुआ। एक तो फैक्ट ये हो गया। और इस प्रोग्राम फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम के तहत ये बोला गया कि जम्मू कश्मीर में 500 नए अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएगी। क्योंकि लैब कुछ नहीं है, आपके विश्वविद्यालय या फिर जगह जगह स्कूलों में लैब्स रहती है ना, जिससे कि क्या होता है, एक इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, लोगों में जिज्ञासा होती है। जैसे आप 11th-12th में आपने देखा होगा कि 2 गैसों का मिश्रण करते तो एकदम से आग जल जाती, तो आपको लगता था अरे यार क्या हो रहा है, तो आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती थी कि मैं और जानूं, और इन सब चीज़ों के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बारे में पढ़ता हूँ। तो एक इनोवेशन की संस्कृति डेवलप हो, इसके लिए लैब्स स्थापित की जाएगी 500 इस कार्यक्रम में था जम्मू कश्मीर में। तो अटल इनोवेशन मिशन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें है वो ये है कि ये 2016 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था, और भारत में इनोवेशन और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है, इस वजह से हमने शुरू किया था इसको। अटल टिंकरिंग लैब की अगर बारे में बात की जाए तो ये इसके तहत स्कूलों में स्थापित अत्याधुनिक लैब्स होती हैं। पहले तो छोटी छोटी हुआ करती थी लैब्स, 4-5 उसमें फनल वनल रखा रहती थी, अब थोड़ी सी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही है और बेहतर बनाई जा रही है। तो इससे क्या होगा कि 6वीं से 12वीं कक्षा तक बच्चों में 21वीं सदी के जो उपकरण आ रहे हैं, जैसे तकनीक आ रही है, जो नई नई तकनीक अब तो आने लगी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि के माध्यम से कि जिज्ञासा होगी। देखिए, इनोवेशन की संस्कृति अगर हमें बढ़ानी है देश में, तो शुरू से ही लोगों में जिज्ञासा होनी चाहिए, तब वो बढ़ पाएगी। तो यही बात करता है अटल इनोवेशन मिशन। नाम से इसका दिख रहा है अटल इनोवेशन मिशन। तो यूपीएससी को ये खबर लग गई थी, तो यूपीएससी ने 2019 में सवाल पूछ लिया। 16 में, अब देखिए ये कभी कभी ऐसा होता है कि 16 में ये शुरू हुआ था, 2019 में जाकर सवाल पूछा, परंतु बहुत टफ नहीं पूछा। अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास उद्यान। आंसर बता दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं यूपीएससी में, ऐसा नहीं कि यूपीएससी के सारे क्वेश्चन टफ होते हैं। 30-35 को क्वेश्चन होते हैं 100 में से, वो अगर आपने थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक तरीके से पढ़ा तो बहुत इजीली कर जाएंगे। अगला देखते हैं क्या है।
अगला एक संस्थान है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। क्या दिख रहा है आपको? फाइनेंस है ना, इंटेलिजेंस, मतलब कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंस से संबंधित चीज़ों की इंटेलिजेंस देख रही होगी। आईबी इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है, रो वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बाहर को देखती है। तो ये है क्या? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस के क्षेत्र में जो इंटेलिजेंस है उसको कलेक्ट करने का काम इसका है। तो क्या हुआ हाल ही में, डिपार्टमेंट ऑफ दूरसंचार जो हो गया और FIU इंडिया जो ये संस्थान है, ने साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्योंकि साइबर अपराध जो किए जाते हैं और वित्तीय धोखाधड़ी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं फोन और इन सब चीजों का उपयोग होता है, सिम विम का, है ना। अब इंटेलिजेंस किसके पास होगी इन चीजों को लेके? इस संस्थान के पास होगी। दोनों ने सहयोग किया है कि देश में ऐसी समस्या है तो उसको खत्म करने के लिए हम दोनों सहयोग करते हैं। तो ये संस्थान हमारा न्यूज में, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, केंद्र की एजेंसी है। और अगर कोई भी संदिग्ध वित्तीय लेन देन होता है और इसकी जो शक्ति और इसको अधिकार मिलते हैं वो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत मिलते हैं इसको अधिकार। अगर देश में ऐसा कोई भी फाइनेंशियल ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है वित्तीय जो कि संदिग्ध लग रहा है, जैसे कि अभी मेरा खाता है, ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा कि मेरे खाते में अचानक से 1000 करोड़ रुपए आ गए। अगर 1000 करोड़ रुपए आ गए तो इस संस्थान की नजर कहीं ना कहीं इसके पास एक रेड फ्लैग चला जाएगा कि यार इसके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं रहा करते थे, 1000 करोड़ कहाँ से आ गए। अब ये संस्थान उस चीज के सारों को ट्रेस करेगा, एनालिसिस करेगा, देखेगा। अब फिर जब एनालिसिस करेगा तो संबंधित जो भी जानकारी होगी वो जो भी एजेंसी फिर इस क्षेत्र में काम करेगी उसके पास ट्रांसफर करेगा। जैसे कि हो सकता है ये जानकारी जुटा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी भेजे कि ऐसा ऐसा किसी के अकाउंट में ऐसा पैसा आया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? मेरे पास नोटिस जारी करेगा कि ऐसा ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हुआ है, ऐसा कुछ हुआ, तो इसके एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्या है क्या नहीं करके। तो ये वही करता है, संदिग्ध वित्तीय लेन देन हुआ तो उसकी जांच पड़ताल करेगा, विश्लेषण करेगा और फिर ये जानकारी सुरक्षा एजेंसियां, अगर मेरे पास मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आया, मान लीजिए मुझे पाकिस्तान से वो पैसा आया 1000 करोड़, तो फिर तो हमारी जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसी है उनको सतर्क हो जाना चाहिए। या फिर देश में ही ऐसा कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके साथ ही शेयर कर देता। मतलब विदेशों, मतलब ये है कि जो विदेशों के साथ भी साझा करता है, जिन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और फाइनेंस के ट्रांजेक्शन हम लोग उनके साथ करते हैं। तो अब ये संस्थान क्या है? एक ये स्वायत्त संस्थान है जो कि किसके अंतर्गत काम करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल एक है। अब काउंसिल जो है इसके अध्यक्ष कौन है? हमारी जो फिनमिन होती है यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है उनकी अध्यक्षता में ये काउंसिल है और इस काउंसिल के अंतर्गत ये संस्थान काम करता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, और इसके अधिकार मैंने आपको बता ही दिया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसको अधिकार मिला। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये वापस से आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो पैसे आप भेज रहे हो उधर करके, ठीक है, देश में डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। अब आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन पे जाना ही पड़ेगा, परंतु सिक्योर भी हो ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए RBI ने बोला कि अब डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए नई ऑथेंटिकेशन यानी कि सत्यापन दिशा निर्देश जारी करें। तो ये बोला कि सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान जो होंगे उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA अनिवार्य है। अब 2FA क्या है क्या नहीं है ये देखते हैं। देखिए 2FA का एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताता हूँ कि आप जैसे कि आपके पास नेट बैंकिंग होगी, तो सबसे पहले अगर आप नेट बैंकिंग के ऐप पे जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन पासवर्ड होगा, है ना। अब आप अकाउंट में गए, आपने देखा कि ठीक है मेरे अकाउंट में 500 रुपये है, आपके फ्रेंड ने बोला कि यार 200 रुपये मुझे दे दिए। अब 200 रुपये उसके अकाउंट में जाकर उसको ट्रांसफर करने लगे, तो क्या हुआ, आपसे वो जैसे आप ट्रांसफर करने लगे आपके पास OTP आएगा, फिर आपने उसमें OTP डाला, तब वो पैसा ट्रांजेक्शन होगा। फिर 2 फैक्टर मतलब 2 बार ऑथेंटिकेशन हुआ ना। सेम गूगल पे भी अगर आप जा रहे हैं तो पहले तो गूगल पे ऐप के अंदर जाने के लिए आपको करना पड़ेगा, फिर जैसे आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर से आपसे पासवर्ड मांगेगा वो। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो RBI ने यही बोला है कि हम किसी पद्धति को ऐसा अनिवार्य नहीं कर रहे हैं कि OTP ही आएगा या फिंगरप्रिंट्स ही लगेंगे या कुछ और लगेगा, परंतु 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना बहुत जरूरी है, ये उसने बोला। ठीक है, तो उसमें डिजिटल भुगतान लेन देन के बदलते रहना, जैसे पासवर्ड OTP पुष्टि होना चाहिए, फिंगरप्रिंट, ठीक है। अब ये कार्ड ट्रांजैक्शन पे लागू नहीं हुआ, मतलब अभी जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, आप स्वाइप मशीन पे जाके करते हैं, तो आप जैसे स्वाइप करते हैं या तो आपसे पिन पूछता है और आपने कर दिया तो वो 1 फैक्टर, तो ये कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन पे लागू नहीं होगा, बाकी सारे ट्रांजैक्शन पे ये लागू हो जाएगा।
तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में क्या है, सिंपल सा लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया। लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए किसी रिसोर्स या डाटा को अधिकृत रूप से प्राप्त करने के लिए पहचान 2 चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रक्रिया क्या है, इसका मैकेनिज्म 3 चरणों में से 3 में से किसी 2 फैक्टर से जोड़ता है। जैसे कि केवल आप जानते हैं पासवर्ड, केवल आप जानते हैं आपकी ऐप का। आपके पास क्या होगा, फोन होगा, लैपटॉप होगा, उसके माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। केवल आपकी विशेषता है, अब ओटीपी आएगा वो आपके पास आएगा। बहुत सी बार फेस आईडी लगता है, फेस आईडी, बायोमेट्रिक, इस तरह की चीजों से होगा। 2 फैक्टर होना चाहिए वहां पे, एक सिंगल से काम नहीं चलेगा। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ऑटोनोमस मोबिलिटी, अब ये क्या है ऑटोनोमस मोबिलिटी? तो यूएई जो है, देखिए अब नाम थोड़ा सा, नाम से सिंपल से मैं समझ लेता हूं। ऑटोनोमस मोबिलिटी, ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, आपकी हस्तक्षेप जो माना होगा वो कम से कम, मोबिलिटी मतलब चलना, है ना। तो ऑटोनोमस मोबिलिटी को लेके यूएई ने कुछ रणनीति को बढ़ावा देने के लिए काम किया। मतलब उसने एक अपनी पहली सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड तकनीक जो है वो लॉन्च किया। तो ये क्या है, क्लाउड तकनीक ये है कि सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड क्या है कि जो भी अगली पीढ़ी के परिवहन के लिए, यानी कि जो ऑटोनोमस परिवहन होगा भविष्य में, ड्राइवरलेस कार जिसकी बात कर सकते हैं, वो सुरक्षित हो। और उसके लिए एक अवसंरचना निर्माण करना पड़ेगा, क्लाउड सर्विसेज होनी चाहिए, रोड का डाटा होना चाहिए, जगह गड्ढे कहाँ है कहाँ नहीं करके, वो सारी चीजों को डाटा होना चाहिए। उसके लिए क्लाउड उसने शुरू किया, किसने, यूएई ने। तो क्या होगा, हाई डेफिनेशन मैपिंग इसके अंतर्गत शामिल होगी, टेलीमेट्रिक्स, फ्लीट ऑपरेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी तक चीजें हैं, वो सब इस क्लाउड में शामिल होगी और वहां से मैनेज होगी। तो ऑटोनोमस मोबिलिटी क्या है, देखिए सिंपल एक मैंने बात कर ली, स्वचालित होगी और वाहन तो इसमें चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होती है या बहुत कम होती है। इसमें तकनीक जो लीडार, लाइट डिटेक्शन टेक्निक, एआई का उपयोग, जीपीएस, ये तकनीकें वो अलग अलग हो जाती हैं। लाभ क्या होगा, ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, सड़क सुरक्षा सुधार इत्यादि पर। परंतु अभी तो ये उभरती हुई टेक्निक है, भारत देश में तो नहीं चल पाएगी। यहाँ चलते चलते बीच में गाय आ गई, भैंस आ गई, इतना बड़ा गड्ढा आ गया कि पता नहीं लगा। कल तक तो डाटा में से फीड था कि ये रोड प्लेन है, आगे जाके आपको समझ में आया कि कल रात में ही उसकी तो खुदाई होगी उस रोड की जेसीबी के माध्यम से। तो भारत में अभी संभव नहीं ड्राइवरलेस कार ना। 2G इथेनॉल, क्या है ये न्यूज? तो अभी हम लोगों ने हाल ही में E20 यानी कि इथेनॉल में 20% नहीं, पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो 2G इथेनॉल के बारे में ये, तो हमने ये बोला कि अगर एक कोई अनिवार्य लाइसेंस ले लेता है या फिर फीड स्टॉक प्रमाण पत्र ले लेता है, ये आवश्यकता अगर पूरी कर लेता है, तो अब हम लोग 2G पीढ़ी का जो इथेनॉल है उसको निर्यात कर सकते हैं। तो इथेनॉल की 4 पीढ़ियां होती है, 1, 2, 3, 4। तो 2G के बारे में, तो 2G किससे बनता है, सेल्यूलोसिक इथेनॉल है, जो एडवांस बायोफ्यूल भी इसको कहा जाता है, तो उसका नाम हो गया। ऐसे पौधों से इसका निर्माण होता है जो कि रेशे वाले होते हैं, पौधों के रेशे से होता है, जिन्हें सेल्यूलोस कहा जाता है। अब कौन कौन से स्रोत है ये इंपॉर्टेंट है। कृषि अपशिष्ट, जैसे कि धान निकालने के बाद जो पुआल बचता है, गेहूं निकालने के बाद जो डंठल बचते हैं, गन्ने को करने के बाद जो अपशिष्ट बचते हैं, मक्का का जो भुट्टा होता है, मक्का खाने के बाद जो भुट्टा बचता है, डंठल हो गया आदि इत्यादि के माध्यम से हम लोग 2G इथेनॉल बनाते हैं। तो 1G में क्या होता है, 1G ये है कि सीधे खाद्य फसलों का उपयोग किया जाए, चावल की भूसी नहीं, सीधा चावल, गेहूं के डंठल नहीं, सीधा गेहूं डाल दिया आपने। तो 1 की भारत में थोड़ी मनाही है, क्योंकि चावल का उपयोग करने लग जाएंगे, गेहूं का उपयोग करने लगे तो हमारी खाद्य सुरक्षा पर संकट आ सकता है। तो 1 में हम लोग नहीं करते हैं, 2 में अनुमति है, तो 2 में हम लोग कर रहे हैं और निर्यात भी करने वाले हैं। तो 1G मतलब डायरेक्टली खाद्यान्नों से, और 2G मतलब खाद्यान्न के अपशिष्ट से, 3G मतलब जली बायोमास, जैसे कि शैवाल इत्यादि जो होती है, जलकुंभी जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने देखी होगी तालाब वगैरह में जो जम हो जाती है उससे। 4G क्या है, सबसे एडवांस, आप जीएम क्रॉप बनाओ, जीएम क्रॉप आप ऐसे बनाओ, जीएम मक्का आपने उगाई खूब सारी, फिर उससे इथेनॉल का उत्पादन करो, या फिर ऐसे सूक्ष्म जीव बनाओ जिनसे कि इथेनॉल उत्पादन हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये थोड़ी सी पीढ़ी ध्यान रखना है। और एक क्लासिफिकेशन राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति है 2018 की, उसके तहत प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं यूरेनियम संवर्धन, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, परमाणु ऊर्जा को लेके वो आया है। तो ईरान ने वापस से धमकी दी है कि मैं यूरेनियम संवर्धन तो करूंगा, परंतु वो जो हमारा यूरेनियम संवर्धन होगा वो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए होगा, या फिर हम लोग उसका सिविल उपयोग करेंगे, न कि परमाणु हथियार बनाना है। तो क्या है यूरेनियम संवर्धन? देखिए, प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम 235 के अनुपात को बढ़ाना और यूरेनियम 238 के अनुपात को घटाना, इसको कम करना है, इसको बढ़ाना है।
तो ये कम बढ़ेगा कैसे? एक सेंट्रीफ्यूज होता है जहां पर इसका उपयोग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन। जैसे कि ये मशीन है, अब इसमें यूरेनियम गैस जो है सेंट्रीफ्यूज में डाली, इसको बहुत तेज गति से घुमाया 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 करके, तो होता क्या है कि जो यूरेनियम 238 होता है ये भारी होता है, जो भारी होगा तो वो बाहर की ओर चला जाता है, और जो 235 होता है वो हल्का होता है तो रह जाता है। तो फिर यूरेनियम 234 और 35 को हम लोग अलग कर सकते हैं, और 235 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही काम आता है। तो अगर 235 का आपने एनरिच किया और उसको 3 से 5% के बीच में ले आए, तो बोलेंगे कि नागरिक परमाणु संयंत्र जो होते हैं ऊर्जा बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर 20% से ज्यादा कर लिया, जो कि ईरान के बारे में बात करी जाए कि ईरान ने लगभग 20% अचीव कर लिया है, तो परमाणु हथियार किसी भी टाइम बना सकता है। तो अगर 20% के आसपास कर लिया तो इससे क्या होता है, उच्च संवर्धित यूरेनियम इसको बोलते हैं, और परमाणु हथियार का रूप लेने में इसकी क्षमता होती है, मतलब परमाणु हथियार बनाया जा सकता है इससे। लगभग अगर 90% का हो गया तो ये एकदम हथियार ग्रेड का होता है, परमाणु हथियार के लिए बिल्कुल अनुकूल है, आप इसको भर के छोड़ दीजिए सीधा किसी भी देश के ऊपर। तो एनरिचमेंट के स्तर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये बात करी जा रही है कि ईरान लगभग यहां तक इससे ऊपर पहुंच चुका है, 20 से ऊपर ना। तो एनरिच यूरेनियम जितना ज्यादा होगा उसके बाद परमाणु हथियार बनाने में इतना समय लगता नहीं है, एनरिचमेंट में ज्यादा समय लगता है। अगला क्या, अग्नि प्राइम मिसाइल। देखिए ये सिंपल सी न्यूज है, अग्नि प्राइम हमारे पास पहले से ही है। अग्नि जो मिसाइल थी उसका एक प्राइम वर्जन है, अग्नि का प्राइम। मिसाइल तो मिसाइल हो गई। अब इसको क्या किया है, हाल ही में हमने चलती ट्रेन जो थी उसमें स्थापित एक मोबाइल लॉन्चर था, तो उससे छोड़ दिया है, और वो परीक्षण किया तो सफल हुआ। तो इससे क्या होगा, हमारे देश की जो क्षमता है, अब देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए इस क्षेत्र में हमने मिसाइलें लगाई हुई हैं, दुश्मन को पता है कि इस जगह से अटैक हो सकता है, तो वो भी अपनी सुरक्षा एयर डिफेंस प्रणाली के हिसाब से करता रहता है। परंतु अगर मोबाइल लॉन्चर है, ट्रेन में भर के ले गए, यहां से जगह यहां से छोड़ दिया, दुश्मन को पता करने में थोड़ी मुश्किल आएगी कि मिसाइल किधर से आ सकती है, किधर से नहीं आ सकती है। तो अब ये हमारी जो क्षमता है और बढ़ाएगा, देश की जो आक्रामक क्षमता है या फिर डिटरेंस क्षमता है उसको बढ़ाएगा, मोबाइल लॉन्चर से जब हम इसको लॉन्च कर पाए। और ऐसा करने वाला भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश ही है। बहुत देशों के पास ऐसी टेक्निक होती नहीं कि मोबाइल लॉन्चर से उनको लॉन्च कर सके, तो हमने ये सफलतापूर्वक किया। अब इसमें एक और क्या है, डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो है उन दोनों ने मिलकर इसको किया है। देखिए डीआरडीओ ने तो बनाया है, और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो होती है उसके पास ये सारा कंट्रोल होता है मिसाइलों वगैरह का, तो दोनों ने कोऑर्डिनेशन में फिर इस परीक्षण को संपन्न किया। तो अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है, डीआरडीओ ने बनाई है, स्वदेशी रूप से विकसित है, 2 चरण की है, मतलब 2 चरण इसमें बनाए गए, ठोस ईंधन वाली है, ठोस ईंधन का इसमें उपयोग होता है, और कैनिस्टर से लॉन्च होने वाली, ये ध्यान रखनी है मेनली, बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल अलग अलग होती है। बैलिस्टिक मतलब ऐसे पृथ्वी के जो परवलयी पथ है उसका अनुसरण करती है, क्रूज मिसाइल जो होती है वो इस तरह से चलती है एक तरह से ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल का वैसे खतरा ज्यादा रहता है कि ये रडार प्रणाली में पकड़ में आ सकती है, और क्रूज का थोड़ा कम रहता है, क्योंकि क्रूज ऐसे चलती है और बैलिस्टिक ऐसे चलती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल है, 2 चरणीय है, अत्याधुनिक है, अग्नि श्रृंखला की सबसे नई मिसाइल है, मारक क्षमता 2000 किलोमीटर, और हमारा निशाना किसकी तरफ रहता है हमेशा, एक ही देश से हमारी सबसे ज्यादा दुश्मनी है। और क्या है, पारंपरिक हथियार या परमाणु हथियार दोनों वॉरहेड ले जा सकती है। ठीक है, तो अग्नि प्राइम के बारे में हम लोगों ने ये बात समझी सिंपल से लैंग्वेज में, कि उसको मोबाइल लॉन्चर जो है रेल वाला, उससे लॉन्च किया जा सकता है। अगला देखते हैं ड्रोन वॉल। अब ये टर्म समझिए वापस से, क्या है ड्रोन, मतलब यूएवी हो गया, वॉल यानी कि दीवार, मतलब कहीं ना कहीं ड्रोन अगर कहीं से आ रहा है, एक दीवार आप बना रहे हैं, तो क्या वो दीवार पत्थर की होगी? ड्रोन एक हाई टेक्नोलॉजी से लेंस उपकरण होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की चीजें यूज की जाती है। तो अगर इसको ब्लॉक करना है तो अत्याधुनिक तरीके से जैमर वगैरह यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, या फिर उसका कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो पकड़ में आ जाए और उसको निष्क्रिय कर सके। तो ड्रोन वॉल बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि हाल ही में डेनमार्क में रूसी ड्रोन उड़ते हुए दिखे। तो अब रूस ड्रोन उड़ते हुए दिख रहा है, तो यूरोपीय संघ ने अब ये बात करना शुरू कर दी कि ड्रोन वॉल बनाते हैं, एक काम करते हैं, जो भी रशिया के साथ सीमा लग रही है यूरोप की उन देशों में। तो एआई आधारित क्या है ड्रोन वॉल?
एआई आधारित बहुस्तरीय ड्रोन डिफेंस प्रणाली है। एयर शील्ड एयर शील्ड कहा जाता है, ठीक है। एयर शील्ड हो गया या ड्रोन वॉल हो गया, एक ही बात होगी। ड्रोन भी ऊपर ऊपर उड़ता आता है तो एयर से ही शील्ड प्रदान करनी है। एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म है, मतलब ड्रोन, एंटी ड्रोन, एयर शील्ड, ड्रोन वॉल, कुछ भी उसको बोल दीजिए। इसे हथियारों से लैस तेज गति से उड़ने वाले मानव रहित लक्ष्यों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये भी बात सिंपल सी है कि यूएवी कोई आ रहा है तो उससे कर सकते हैं। इसमें क्या है, यह ड्रोन घुसपैठ, जीपीएस जैमिंग और अन्य अपरंपरागत हमलों के खिलाफ अर्ली वार्निंग जारी कर देगी पहले से कि अरे ड्रोन आ रहा है तो देख लीजिए। रियल टाइम खतरे का पता लग जाएगा और खुफिया जानकारी जो है वो एक तरह से प्रदान कर पाएगी ड्रोन वॉल। तो ये कि ड्रोन से जो खतरा हो रहा है यूरोपीय देशों को वो कम से कम हो, ये बात इसमें है। अब जो आज हमने पूरा डिस्कस किया उसके बारे में आप सवाल सोल्व कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मत्स्य सब्सिडी के ऊपर है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी डिटेल से। दूसरा चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन इथेनॉल का उत्पादन 1G 2G 3G 4G, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में है चौथा सवाल। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली के बारे में। और छठवा है डीआरडीओ की जो अग्नि प्राइम मिसाइल है वो। ठीक है, तो ये 6 सवाल है, इनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो आज के इस न्यूज़ टुडे के इस अंक में तो इतना ही, और ऐसे ही अन्य न्यूज़ टुडे के अंक देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।